और प्रिय छात्रों, कैसे हो आप? आशा करता हूं आप खुशी होंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 हम करा चुके थे। चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? आव्यूह, मैट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे आखिरकार ये आव्यूह है क्या, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। तो आज पढ़ते हैं पहले आव्यूह है क्या। आव्यूह क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? तो इसे पढ़ते हैं। देखो आव्यूह है क्या दरअसल में, इसकी पहले छोटी सी परिभाषा पढ़ते हैं। यदि संख्याओं के एक निकाय को, निकाय बोले यदि उसका जो सिस्टम है, एक निकाय को पंक्तियों और स्तंभों की आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, उन्हें क्रमानुसार लगा दिया जाए, इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहां तक कि यदि संख्याओं के एक निकाय को, एक सिस्टम को पंक्तियों और स्तंभ, अब आव्यूह में पंक्ति भी होती है और स्तंभ भी होती है, आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को लघु कोष्टक, इस वाले कोष्टक से, अथवा दीर्घ कोष्टक, इस वाले कोष्टक द्वारा निरूपित करते हैं। आव्यूह में उपस्थित संख्याओं को आव्यूह के अवयव कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं? एक आव्यूह बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक आव्यूह है। ये ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, कोष्टक क्यों लगाया? क्योंकि हमारी परिभाषा भी कहती है दीर्घ कोष्टक ये वाला या लघु कोष्टक ये वाला, इसके अंदर जो हमारे अवयव व्यवस्थित हैं, किस क्रम में? एम, यानी कि हमारे पास में पंक्तियां भी हैं और स्तंभ भी हैं। अब इसमें हमें पंक्ति और स्तंभ दोनों दर्शाने हैं। तो मान लेते हैं हमारा पहली वाली जो पंक्ति, हमारा जो पहला स्तंभ है वो A11 है, दूसरा A12 है, तीसरा A13 है और इसी तरीके से ये जा रहा है 14, A15 डॉट 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 AMN तक। क्लियर? ऐसे इधर से यहां पे A21 है, A22 है, A41 है और ये ऐसे ही जा रहा है A51 है और ये डॉट 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 AMN है। यानी कि MN कुछ भी, यहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। सेम ऐसे अब इस कंडीशन को देखते रहो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब है क्या मामला? A11, A12, A13, A14, A15 डॉट 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 AMN। क्या क्रम है? इधर को लिखा हमने A11, A21, A31, A41, A51 डॉट 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 AMN, डैश लगा दिया। कुछ भी हो सकते हैं संख्याएं यहां पे लिखा जाता है हमारे पास में, क्योंकि अब हम यहां पे लिखेंगे A22, A23, A24, A25 डॉट 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 A। यहां पे हमारे साथ में कुछ भी संख्या आ जाती है। क्लियर? ऐसे ही हम इसे नीचे को लिखेंगे। अब नीचे को चल रहे हैं, इस वाली रो में आ गए हम। तो मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं इसमें, केवल इतना ध्यान रखो, ये जो कर्म होता है इस तरीके से आयताकार सी कुंडली बनती जा रही है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे A32, A33, A34, A35 डॉट 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 ऐसे ही कर देते हैं, वहीं तक जाएगी। फिर लिखते हैं A42, A43, A45, A44, A45 डॉट 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 डॉट। फिर लिखते हैं A52, A53, A54, A55 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही ये क्रम इधर को चल रहा है। क्लियर है? तो ये आयताकार सारणी है हमारे पास में, इस तरीके से चली, इस तरीके से चली। अब जो एक आव्यूह है, क्योंकि यही परिभाषा पड़ी थी, यदि संख्याओं के एक निकाय को पंक्ति और स्तंभों की आयताकार सारणी में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो हमने इसमें कुछ अवयव कर दिए, व्यवस्थित कर दिए, इसमें लगा दिए।
सपोज दैट ये हमने कोई अवयव थे हमारे पास 5 4 9 3 8 2 7 4 3, हमने ये अवयव इसमें रख दिए और इसे एक आयताकार सारणी भी है ये हमारे पास में, तो ये हमने इसमें व्यवस्थित करके आयताकार सारणी को क्या कहते हैं, एक आव्यूह कहते हैं। अब इसे लिखा कैसे जाता है, बात आती है, इसे लिख तो दिया लेकिन ये जो इसमें इतने सारे अंक भर दिए कि भरे कैसे गए, बिल्कुल जी हाँ, अब इसे देखते हैं कैसे भरे गए। इसका जो सही कर्म होता है, सही कर्म होता है, ये जो हमने 1 लिखा है ये दर्शाता है दरअसल में आई जे, जिसमें ये होती है हमारे पास में पंक्तियां और जे होता है हमारे पास स्तंभ। तो जब हम इसे पढ़ते हैं आई जे, ए आई जे, हमने देखा ना A11 A12 A13 A14, तो आई दर्शाता है यहाँ पे पंक्तियां और जे दर्शाता है यहाँ पे स्तंभ। इसका जो व्यापक रूप होता है वो ए आई जे होता है और इसे लिखा किस क्रम में जाता है, पंक्ति स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब कैसे पता चला पहली पंक्ति पर तीसरा स्तंभ है, तो ये इधर से जो ऐसे हैं, ये ऐसे जो गिरे हुए हैं ये क्या है, स्तंभ, क्लियर। और जो इस तरीके से लेटे हुए हैं ये ऐसे, ये हैं पंक्तियां, क्या है, पंक्तियां। तो क्या हुआ कि पहली पंक्ति, क्योंकि हम ऐसे चल रहे, और पहला स्तंभ। अब फिर ऐसे ही हम, तो पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा आ गया, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ। अब जब हम बात करते करते ऐसे बनाते 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 यहाँ पर आ गए, तो क्या आया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखो तीसरी पंक्ति है और तीसरा क्या है, स्तंभ, 1 2 3 तीसरी पंक्ति, 1 2 3 तीसरा स्तंभ। तो क्रम का ताप समझिए कैसे मिलता है। तो हमने बात की, चलो जी हमारे पास में ये एक सारणी है और 5 9 8 4 3 2 4 3 5, तो ये किस क्रम में, ये कहां पे स्थित है, तो ये कहां स्थित है, ध्यान से देखो कौन सी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति, स्तंभ कौन सा, दूसरा। तो ये कौन से नंबर पे है, ये है A32 नंबर पे, कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जो है हमारे पास वो क्या है, 3 है। अगर हमसे मुझे बताओ भाई तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में कौन सा अवयव है, तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में कौन सा अवयव है, 3। अब हमसे पूछे कि हमें बताओ भैया पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन सा अवयव है, तो हमसे बात कर रहा हूं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में कौन सा अवयव है, 5। बात आई समझ में। तो ये तो हो गई जी इसकी परिभाषा की बात जो कि आपको बताई हमने। अब बात करते हैं इसका दूसरा रूप ले लेते हैं, एक दूसरा रूप किस तरीके से लेते हैं, चलो जी बात कर लेते हैं इसका दूसरा रूप कैसे लेंगे। एक परिभाषा और बना लेते हैं इसकी, ये भी जी परिभाषा इसे भी ले लेते हैं, क्या है जी, mn संख्याओं के एक निकाय यानी कि सिस्टम को m पंक्ति या m स्तंभों में। अब ये पंक्ति क्या है हमारे पास में, m, ये इस तरीके से हमने मान ली ये है कि हमारे पास m, और स्तंभ कितने हमारे पास में, उसका क्रम मान लिया जी हमने, ये स्तंभ का क्रम है जी n। आयताकार सारणी रूप में व्यवस्थित करने पर m गुना n क्रम या कोटि का अवयव बनता है। जी हाँ बिल्कुल। सपोज दैट हमारे पास में क्रम है 3 5 4 2, तो इसमें कितनी पंक्ति है जी, m गुना n का क्रम बनता है, यही तो कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। देखो इसमें कितनी पंक्ति है, 2, स्तंभ भी कितने, 2, तो कौन सा क्रम बना इसका, 2/2 का ही तो क्रम बना, तो उसने इसलिए कहा m गुना n का क्रम बनता है। तो इसका क्रम क्या कितना हो गया हमारे पास में, इसे हम कोटि भी बोल देते हैं। तो क्या कोटि थी इसकी, 2/2 की इसकी कोटि थी। अब चलते हैं इसके अवयव के तत्व पर। अवयव का तत्व क्या है, चलो ये एक हेडिंग डाल देते हैं हम इसके, अवयव का तत्व, अवयव का तत्व। अब जो ये अंदर अवयव में तत्व स्थापित हैं, तो तुमने देखा होगा इसमें जो तत्व है वो है A11 A12 A13 A14 डॉट 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 ऐसे ही जा रहा, AMN तक पहुंच गया, ऐसे ही तो क्या, ऐसे नीचे को आ गया, ऐसे नीचे को आ गया। तो इसका जो बिल्कुल व्यापक रूप है वो आपको बताया मैंने। इसमें AIJ इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है।
अब कोई सा भी स्तंभ कोई सी भी पंक्ति उठाओ, हमसे बात करी ये भैया कौन सी पंक्ति कौन सा स्तंभ है, ठीक है ये हमारे भैया चौथी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। बात कर लो 1 2 3 4 कौन सी पंक्ति है, चौथी स्तंभ, 1 2 3 तीसरा स्तंभ। रो कौन सा होता है, आई जे का, ये से पता चलता है। आई क्या होता है यहाँ पे, जहां आई क्या होता है पंक्ति और जे क्या होता है स्तंभ। सेम ऐसे वहां पे एम क्या है पंक्ति और एन क्या है स्तंभ। चाहे आई जे के लिखो, आई जे लिखो, चाहे एम एन लिखो, बात एक ही है। एम को भी पंक्ति पढ़ेंगे, एन को स्तंभ, आई को पंक्ति, जे को स्तंभ। अब चलते हैं हम इसके प्रकार पर। इसके प्रकार क्या है जी, प्रकार पे चलते हैं जी। हाँ, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार 8 से 10 प्रकार होते हैं इसके, ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। याद करना चाहोगे तो समझ लो, बहुत अच्छे हैं। तो क्या है इसमें पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है। पहला प्रकार है इसका क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्या कहते हैं हम, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब देखो जी, हमने एक यहाँ पे आव्यूह बनाया, इसमें पंक्ति कितनी है जी हमारे पास में, एक और एक 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ है, यानी कि पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। तो ये कौन सा आव्यूह हो गया जी, क्षैतिज आव्यूह। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, A B C D E F G H। जी हाँ, इसमें कितनी पंक्ति है, एक और एक 2, स्तंभ कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4, तो इसमें 2 पंक्ति है जी, 4 स्तंभ है। तो कैसा आव्यूह हो गया, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, कैसा आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह है। अब चलो जी दूसरे नंबर पे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह वो होता है जी जिसमें पंक्तियों की संख्या तो ज्यादा हो और स्तंभों की संख्या कम हो। जी हाँ, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो। अब इसमें देखते हैं जी पंक्ति कितनी, 1 2 3 4, 4 पंक्ति है, 1 2 3 3 स्तंभ है। तो ये कैसा आव्यूह हो गया जी, क्षैतिज आव्यूह। क्या है क्षैतिज आव्यूह, जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो स्तंभों की संख्या कम हो। ऐसी ये एग्जांपल, ऐसी ये एग्जांपल। चलते हैं इसके तीसरे पे, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह वो होता है जी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती हो, बराबर होती हो, यानी कि जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो, वो क्या होता है जी, वर्ग आव्यूह। तो जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी कि m बराबर हो n, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसमें कितनी पंक्ति है जी, 2, स्तंभ भी कितने हैं, 2, तो 2/2 का आव्यूह बना। पंक्ति कितनी है इसमें, 3, और स्तंभ कितने हैं, 3, तो 3/3 का आव्यूह बना। पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 3, तो 3/3 का आव्यूह बन गया। तो कैसा आव्यूह है, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। अब चलते हैं इसमें पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह वो होता है जिसमें केवल पंक्तियां हो, स्तंभ केवल एक हो। स्तंभ कितना हो, एक हो, पंक्तियां ज्यादा हो, स्तंभ एक ही हो। तो चलते हैं जी, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं जी, एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब देखो इसमें कितनी जी पंक्ति केवल कितनी होनी चाहिए, एक। अब देखो जी इसमें कितनी पंक्ति, एक, स्तंभ चाहे कितनी हो जा, पंक्ति कितनी, एक, स्तंभ चाहे कितनी हो जा, पंक्ति कितनी, एक, स्तंभ चाहे कितनी हो जा। अब इसमें कितनी पंक्ति, एक, स्तंभ कितने, 2, पंक्ति कितनी, एक, स्तंभ कितने, 3, पंक्ति कितनी, एक, स्तंभ कितने, 4। यानी कि पंक्ति केवल एक होनी चाहिए, स्तंभ चाहे अनगिनत चाहे जितने हो जाए, जिसमें केवल पंक्ति एक हो। अब बात करते हैं कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितनी हो जाए। चाहे देखो उस आव्यूह में केवल स्तंभ कितना हो, एक, और पंक्ति चाहे कितनी हो जाए। अब देखो जैसे कि आव्यूह में इसमें स्तंभ कितना, एक, पंक्ति चाहे जितनी, स्तंभ कितना, एक, पंक्ति चाहे जितनी, स्तंभ कितना, एक, पंक्ति चाहे जितनी। तो स्तंभ तो एक था, पंक्ति कितनी, 3, स्तंभ एक, पंक्ति कितनी, 3, स्तंभ एक, पंक्ति कितनी, 4। तो ऐसा आव्यूह क्या होता है जी, स्तंभ आव्यूह होता है। चलते हैं इसके बाकी प्रकार की ओर। तो छठवां नंबर होता है हमारे पास में शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह क्या होता है, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो जी, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। यानी कि प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य, प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य, प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य। ऐसा कोई भी तत्व ना हो जो शून्य ना हो, सारे क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। ऐसा अवयव क्या होगा, शून्य अवयव होगा। इकाई या तत्सम आव्यूह क्या होता है। अब इकाई या तत्सम आव्यूह क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या है,
जिस वर्ग आव्यूह के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो, इकाई मतलब एक हो, शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। यानी कि मुख्य विकर्ण तो इकाई होना चाहिए, बाकी सब क्या हो जानी चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। जी हाँ। अब देखो इसमें जो ये मुख्य विकर्ण है वो क्या है, एक है, और बाकी क्या है इसमें शून्य है, तो एक कैसा आव्यूह है, इकाई आव्यूह। अब इसमें देखो इसका जो मुख्य विकर्ण है वो कितना है, एक इकाई है, यानी कि मात्र एक है, और बाकी क्या है, सब जीरो है, तो ये कैसा आव्यूह है, इकाई आव्यूह है। अब बात करते हैं कि उसके मुख्य विकर्ण हो। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है, अब विकर्ण आव्यूह की बात कर लेते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो जाए, यानी कि मुख्य विकर्ण तो अदरवाइज कुछ भी हो, बाकी सभी तत्व क्या हो जा, शून्य हो जा, तो वो कैसा आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। यानी कि देखो इसमें यहाँ पे मुख्य विकर्ण में 4 और 2 आया है, बाकी जो बचे वो क्या है, शून्य है। इसके मुख्य विकर्ण में क्या आया है, मात्र एक 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 एक, एक आया है, बाकी क्या है इसके शून्य। इसके मुख्य विकर्ण में क्या आया है, 5 9 6 आया है, बाकी अवयव क्या है इसके शून्य। तो ये कैसा आव्यूह हो गया, विकर्ण आव्यूह हो गया। अब चलते हैं अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह होता है जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर तथा शेष क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या होता है जी, अदिश आव्यूह होता है। अब देखो जी मुख्य विकर्ण क्या हो, बराबर हो, तो इसका जो मुख्य विकर्ण है ये क्या है, 3 3 3 3 3 3, यानी कि मुख्य विकर्ण तो बराबर है, बाकी क्या है, शून्य, तो कैसा आव्यूह है, अदिश आव्यूह। अब इसका मुख्य विकर्ण कितना है जी, 5 5 5 5 5, तो इसका मुख्य विकर्ण 5 5 5 5 है, तो बाकी क्या है इसके सब शून्य है, तो ये कैसा आव्यूह हो गया, अदिश आव्यूह हो गया। परिभाषा क्या है कि मुख्य विकर्ण समान हो, बाकी सब अवयव क्या हो उसके शून्य हो, तो कैसा आव्यूह होता है, अदिश आव्यूह होता है। अब चलते हैं हम आव्यूह के योग पर। आव्यूह का योग क्या है, तो आव्यूह के योग में क्या होता है अब देख लेते हैं बड़े ध्यान से। तो सपोज दैट आव्यूह का योग कर रहे हैं, हमारे पास में एक आव्यूह है ए, उसके एलिमेंट है हमारे पास में 5 3 2 4, क्लियर। एक दूसरा आव्यूह है हमारे पास में बी, उसके एलिमेंट्स है 1 2 0 3, क्लियर। उसके अवयव हमारे पास में ये है, हमें बताना है इन दोनों आव्यूह का योग। तो बड़े ध्यान से देखना, एक्सरसाइज में काम आएगा दोनों आव्यूह का योग। तो योग करने के लिए ए के साथ क्या जुड़ेगा, बी, ए के साथ क्या जुड़ेगा, बी। तो ए क्या है हमारे पास में 5 3 2 4, क्लियर। में जुड़ रहा है क्या, 1 2 0 3, इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब ये चाहे किसी भी क्रम के हो, 2x2 के हो, तो 3x3 के हो, छोटे हो अवयव बड़े हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ना उसका क्रम क्या है। जुड़ने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो। ये जो पहला वाला तत्व है इसका, वो इसके पहले वाले तत्व के साथ जुड़ेगा, यानी कि 5 + 1, क्लियर है। दोबारा देखो, और जो इसका दूसरा वाला तत्व है वो इसके दूसरे वाले तत्व के साथ जुड़ेगा, तो 3 + 2। अब नीचे से जो दूसरे वाला है वो इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि 2 + 0। अब ये वाला जो तत्व है इसका, वो इसके इस वाले तत्व के साथ जुड़ेगा, यानी कि 4 + 3। यानी कि तत्व जुड़ने का जो क्रम होगा, इसकी जौन सी पंक्ति जौन सा स्तंभ होगा, इसका भी वही पंक्ति और वही स्तंभ होगा। जैसे कि इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का लिया 5, तो इसका भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का ही लेंगे। इसके हमने लिया दूसरी पंक्ति दूसरा पहला स्तंभ, तो इसका भी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ही लेंगे। तो जिसकी जौन सी पंक्ति है उसकी उसी की पंक्ति के साथ में योग करेंगे, उसी के स्तंभ के साथ योग करेंगे। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, 2 को जोड़ा 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो जोड़ के हमारा ये आ गया। अब यदि ए जो था हमारे पास में होता 1 5 9 3 2 1 2 1 3, और बी होता हमारे पास में 5 2 1 3 5 4 3 4 2, तो भी ऐसे ही जुड़ते कि जी पहले आव्यूह में जौन सी पंक्ति जो स्तंभ ले रहे हैं, ऐसे ही दूसरे आव्यूह की वही पंक्ति और वही स्तंभ लेंगे। तो a + b हमें जोड़ना है, जोड़ देते हैं। तो 1 5 9 3 2 1 2 1 3 के साथ हमें जोड़ना है 5 2 1 3 5 4 3 7 2, क्लियर। अब जोड़ देते हैं, तो इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे ही इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना बना 1 + 5।
ऐसे इसकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना बना हमारे पास में 5 + 2, ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। ऐसे इसकी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 9 + 1। अब सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 3 + 3, 2 + 5, 1 + 4, 2 + 3, 1 + 7 और 3 + 2। बात समझ गए? यानी कि इसकी जो पंक्ति जो स्तंभ है, ऐसे ही इसकी वही पंक्ति और वही स्तंभ होगी जो इसके लिए समानता इसके लिए। तो जोड़ के लिख देते हैं, 5 और 1 कितना हो गया 6, 3 और 3 कितने हो गए 6, 3 और 2 कितने हुए 5, 5 और 2 कितने हुए 7, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 9 और 1 10, 4 और 1 कितने हुए 5, 7 और 3 कितने हुए 10। यही हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। अब चलते हैं हम इसके अंतर पर। अंतर क्या है? सपोज दैट हमारे पास में यही डिजिट लिखी हुई है, हमारे पास में यही डिजिट लिखी हुई है और हमें अब के आव्यूह का योग नहीं बताना, अब के हमें बताना है इसका अंतर क्या होगा, यानी कि a - b क्या होगा। तो ठीक है जी, a हमारे पास है, b घटाना है उसमें से, तो a में से b घटाना है। तो 5 3 2 4 में से घटाना है हमें कितना 1 2 0 3। क्लियर? अब घटाने में भी सेम प्रक्रिया, जो पहले अवयव की पंक्ति लोगे और स्तंभ लोगे, वही दूसरे अवयव की पंक्ति और स्तंभ को घटाना पड़ेगा। तो इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ घटा दो, तो 5 - 1। क्लियर? इसकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसकी भी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 3 - 2। इसकी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी भी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 0। इसकी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसकी भी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ घटा दो। अब घटा करके जो भी आएगा, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 0 गई 2 और 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। सेम कंडीशन 3/3 वाले में हम कर लेंगे। अब बात आती है इसके गुणनफल की। तो गुणनफल में हमें क्या करना है अब वो देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास में a और b यही दिए हुए हैं और अब हमें इनका अंतर नहीं बताना, अब हमें इनका गुणनफल बताना है। गुणनफल, तो गुणनफल में बहुत ही स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हमें बताना है a और b की गुना। तो गुना करने का तरीका 5 यहाँ 3 2 4। क्लियर? मैं गुना कर रहे हैं b की 1 2 0 3। अब गुना जो होगी हमारी वो कुछ इस आकार में होगी, ऐसा। यानी कि यदि हम इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ ले रहे हैं, तो इस तरह की पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुना कर देंगे। अब जैसे हम ऐसे चलेंगे तो दूसरी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसकी इधर को चलेंगे नीचे को, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब कैसे देखो, गुना कर दिए, क्या तरीका होगा? इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है जी, 5 × 1, चिन्ह बीच में प्लस का। अब यहां पे आ गए हम इसकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो अब इसकी चलेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है? अब कंडीशन फिर शुरू से आओ, 5 की यहां पे करेंगे, अब हम यहां पे 5 की 2 में और 3 की 3 में।